लेकिन दोस्तों इन भी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। जनाब काजी दौर अब खत्म होने जा रहा है ऑफिशियली, और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कोर्ट रूम नंबर 1 में अपनी आखिरी अदालत सजाई है। और आज 2 बजे अदालती वक्त के इख्तिताम के साथ साथ काजी का जो दौर है ऑफिशियली अदालती, जो उनका बतौर एक जूरिस्ट जो उनका दौर था वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगरचे कल काजी साहब आखिरी कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर अपीयरेंस देंगे और ये अपीयरेंस अलविदाई अपीयरेंस होगी, और वहाँ पर उनके लिए एक फुल कोर्ट का इनेकाद किया जाएगा। और उस फुल कोर्ट के अंदर काजी साहब के एजाज़ में तकरीरें करके उनको गुलदस्ता दे के गाड़ी में बिठा दिया जाएगा और उनको टाटा गुड बाय कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को जनाब जस्टिस या अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाएंगे। आज चूंकि काजी की आखिरी अदालत थी, लिहाजा ज्यादातर जो फोकस है वो काजी साहब के ऊपर ही रहा, क्योंकि काजी साहब ने अपनी इस आखिरी अदालत के अंदर 10 मुकदमात की समाअत की थी। इन 10 मुकदमात में से उन्होंने 4 मुकदमात के फैसले किए, जबकि 6 मुकदमात को मुलतवी भी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि काजी साहब के आखिरी दिन जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से उनको एक अलविदाई खत भी दिया गया, और इस अलविदाई खत के अंदर जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को यह बात बावर कराने की कोशिश की गई कि पाइन तुसी अकले कुल नहीं जे, आपको अभी भी इस बात का इदराक करना चाहिए कि अगर दुरुस्त फैसले किए जाएं तो उन दुरुस्त फैसलों की जो उनका पे बैक है वो किस तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। काजी की आखिरी अदालत की रुदात भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अलविदाई खत जो उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए तहरीर किया है उसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 और खबरों का आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये 2 खबरें आपको इस इनफैक्ट पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है वो रोशनी डालेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की पार्लिमान ने इस बात का इजहार किया था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उस आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को उसके अपने दायरा कार के अंदर ना सिर्फ धकेल दिया जाएगा, बल्कि उसके बाद जुडिशरी जो है वो गो बाय बुक इकदामात करना शुरू हो जाएगी और उन तमाम चीज़ों को फॉलो करेगी जिसकी उनको कवायद इजाज़त देते थे। लेकिन क्या किया जाए पार्लिमान का, मुझे नहीं लगता कि ये ख्वाब अभी शर्मिंदा ताबीर होगा। अगरचे ये जो तमाम तर कवायद और ये जो आइनी तरामीम की गई हैं इसका बुनियादी मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कैंडे में लाना था, यानी आखिरी अदालत को कंट्रोल करना था। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के लिए जो जिसे हम कह सकते हैं ठंडी हवाओं वाली जो खिड़की खुली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले भी नहीं खुली थी, अब भी नहीं खुली है। इमरान खान साहब को जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो पहले लाहौर हाई कोर्ट से आ रही थी, और उसके बाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम की तमाम अदालतों को मात दे दी, और आज भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश हुई, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर हुई थी, और जहां पर उस रिट पिटीशन के जरिए इमरान खान के वकला और फैमिली मेंबरान की तरफ से इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत ना देने और उन पर मुलाकात की पाबंदियां आयद करने के अमल को चैलेंज किया गया था। और यह बात अदालत के रूबरू इस बात की इस्तदा की गई थी कि जनाब हमको इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए। इस केस की आज समाअत थी, और इस केस की समाअत के दौरान ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे जनाब जस्टिस इजाज इसहाक साहब, इन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि इमरान खान साहब के वकला की आज ही इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, और इसके लिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए, और इसके साथ साथ वीडियो लिंक के ऊपर भी इमरान खान साहब के वकीलों से उनकी मुलाकात कराई जाए। और इस मौके पर फाजल अदालत ने जो अपना रवैया है उससे इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का निज़ाम या पाकिस्तान का कानून अगर रहीने मिन्नत है तो वो सिर्फ इमरान खान के लिए है। जो सहूलियात इमरान खान को अवेलेबल हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर किसी भी कैदी के लिए वो तमाम सहूलियात अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान के वकील अगर अडयाला जेल में नहीं मिल सकते तो इमरान खान को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए, एक उनके लिए जो मीटिंग हॉल है उसका अरेंजमेंट किया जाए, इमरान खान को उस मीटिंग हॉल में बिठाया जाए, और इमरान खान के वकला जितनी देर चाहें वो इस मीटिंग हॉल में इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से मुलाकात कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल था कि जज साहब को ये ऑर्डर पास करना चाहिए था कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए वहां पर खुसूसी कमरा बनाया गया है, इमरान खान के वकील, इमरान खान की बहनों और वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब से डेली बेसिस पर मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं उनको उधर कमरे बना के
دے دیتے ہیں تاکہ وہ 24 گھنٹے عمران خان صاحب سے انٹیکٹ رہیں. عمران خان صاحب سے رات کو 12 بجے ان کا مشورہ کرنے کا دل چاہے وہ اپنے دروازہ کھولیں اپنے بیڈ روم کا, بیٹھ جائیں اور جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں. عمران خان جنگلے کے اس پر, وہ جنگلے کے اس پر, ان کا انٹریکشن بھی جاری رہے گا اور عمران خان صاحب کی تنہائی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. حد تو یہ ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران جو پبلک پروسیکیوٹرز تھے وہ عدالت کو یہ بات باور ہی نہیں کرا سکے کہ جناب آج سے 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 وکیل اور ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے 3 اہم ترین اور سرکردہ رہنماؤں کی اڈیالہ جیل میں حکومت کی خصوصی اجازت پر 45 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی. اب اور کون سی ملاقاتیں ہیں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں؟ مقدمہ اس وقت عمران خان کا کوئی جو ہے وہ زیر سماعت نہیں ہے. اس وقت تمام کے تمام مقدمات جو ہیں وہ طویل مدت کے لیے وہ اب مؤخر ہو چکے ہیں. جو مقدمات جس کا عمران خان صاحب کا ٹرائل ہونا تھا یا جس کے اوپر عمران خان صاحب کے مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا, جو آخری عمران خان کا مقدمہ ہے, اس کے اوپر خود اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹے آرڈر دے چکی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان کو اس مقدمے میں آپ نے اس وقت تک سزا نہیں دینی جب تک ہم اس اسٹے آرڈر کا خاتمہ نہیں کر دیتے. تو جناب جج صاحب نے بھی وہاں پہ بیٹھ کے مکھیاں مارنی ہے اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے جاری کیے جانے والے احکامات وہ ان کو اس وقت نہ عدالت کی ضرورت ہے کہ عدالت وہاں پہ لگے گی اور عمران خان سے ملاقات ہوگی. یہ عمران خان صاحب کے وکیلوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کس عدالتی مقصد کے لیے کرنی ہے, اس بات کو اسٹیبلش کیے بغیر جناب اعجاز اسحاق صاحب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا. اگرچہ خود وہ اپنے اس فیصلے میں انہوں نے تحریر کیا ہے اپنے خود اس آرڈر میں کہ مجھے پتا ہے کہ تسی ملاقات نہیں کرانی, اور ملاقات ہوئی بھی نہیں اور ملاقات کرانی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ آرڈر دے رہا ہوں. کل آپ نے آگے مجھے بتانا ہے کہ جناب آپ نے ملاقات کیوں نہیں کرائی. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نظام کس حد تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ٹلٹ کر چکا ہے. حد تو یہ ہے کہ سٹنگ جج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ کرتا ہے. کیس کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو واٹس ایپ میسج کرتا ہے اور واٹس ایپ میسج کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہارے لیڈر کے لیے جو تم چاہتی تھی اس کے مطابق اس کو انصاف دے دیا گیا. اگر اس طریقے سے پاکستان کا نظام انصاف بیویوں کے کرش کے اوپر چلنا ہے تو بھائی جان اس سے بہتر ہے کہ یہ جو نظام انصاف ہے یہ ہمیں کسی جرگے کے سپرد کر دینا چاہیے, یا بیرسٹر گوہر خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور سلمان اکرم راجہ کو لگا دینا چاہیے, یا بیرسٹر علی ظفر کو لگا دینا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس, تاکہ یہ جو سارے کا سارا نظام ہے یہ ایک مرتبہ ہی اپنا جو بھی اس نے رنگ روپ دکھانا ہے وہ دکھا دے. اور ریاست کے حوالے سے تو کسی بھی طور پر اس سسٹم کے اندر کسی کو گنجائش نہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں جو مسلسل ریاست پاکستان کی بقا کے لیے سرگرم عمل ہیں ان کو اتنا سا بھی ریلیف کسی بھی عدالت سے نہیں مل رہا. اگر میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھوں کہ 9 مئی کے واقعات, تو وہ بہت پرانی مثال ہو چکی ہوگی کہ یار اب تک تو 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو سزائیں مل جانے چاہیے. یہ پنجاب کالج کا واقعہ ابھی ہماری حاضر تاریخ کے اندر سب سے زیادہ المناک واقعہ ہے, جہاں پر بغیر کسی جرم کے پنجاب کالج کو سزا دے دی گئی, اور وہ شخص جس نے سوشل میڈیا پر اس پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہوئے 40 لاکھ ویوز لیے تھے, اس کو عدالت نے پہلی ہی پیشی کے اوپر FIR سے ڈسچارج کر دیا. اور وہ تمام لوگ جو اس یوٹیوبر کے وکیل تھے وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کی جماعت میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. اب اس سسٹم کے تحت اگر چلنا ہے تو وہ تمام قربانیاں جو پاکستانی فوج بارڈر کے اوپر دے رہی ہے ان تمام قربانیوں کا کیا فائدہ, کیونکہ اگر وہ خود اپنے لیے انصاف موجودہ صورتحال میں تلاش نہیں کر پا رہے, وہ ان کے مجرمان کو عدالتیں بالکل ویسے ہی چارج شیٹ سے ڈکلیئر کر رہی ہیں جیسے یہ پنجاب کالج کے اندر اس ٹک ٹاکر کو, اس یوٹیوبر کو بنیادی چارج شیٹ سے جو ہے FIR سے اس کو ایکوٹ کیا گیا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ نظام میں انصاف کیسے چلے گا؟ کیا یہ ان تمام قوتوں کے لیے ایک حوصلہ شکنی کا سبب نہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میرے اور آپ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں؟ ابھی آپ کل رات کا ہی واقعہ لیں کہ باجوڑ کے اندر ایک جھڑپ کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے 9 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر آ کر فتنہ الخارج کے ذریعے یہاں پر فساد کو برپا کرتے ہیں اور مارے جانے والے
9 दहशतगर्दों में से एक खुदकुश हमला आवर भी था जो कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर आकर फटने के लिए तैयार था और यहां पर एक अलमिया की बुनियाद रख सकता था। और सब कुछ ये उस मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट इस वक्त 87,000 के लेवल के ऊपर आ चुकी है। रिसेंटली ही ML1 प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि ML1 और ML2 ये दो अलग अलग मुआहदे होंगे जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ किए जाएंगे और पहले मरहले में ML1 के लिए $7.2 बिलियन चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रही है। अब जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उसने आना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो पॉलिटिकल पेंडुलम है ये सेंटर में आए, ये एक्सट्रीम राइट ये एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ ना जाए, ये जो ताकत का तवाजुन है ये मौजूद रहे और सियासत के अंदर बहरानी कैफियत ना हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस ही, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ही ऐसे बहरानों को जन्म देंगे और ऐसे बहरानों के लिए बुनियाद फराहम करेंगे तो आम आदमी अपनी दाद रसी के लिए किधर जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और आम आदमी अगर अपनी दाद रसी के लिए काजी की अदालत का बुआ खड़काता था तो जनाब वो दरवाजा भी अब बंद हो गया है आज दोपहर 2 बजे के बाद। और जनाब काजी की अदालत का शटर आज से मुकम्मल तौर पर गिर गया है और यह शटर अब दोबारा उठाया नहीं जाएगा। ना मुझे लगता है कि माजी में कोई काजी जैसा आया था और ना ही मुस्तकबिल में कोई काजी जैसा आएगा। और ये जो सिस्टम है ये अब वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये सिस्टम ने भी अब काजी के लिए ऐसे ही इंतजार में रहना है। और सिस्टम को जिन लोगों की जरूरत है वो अतर मिनल्ला साहब हैं, वो इजाजुल एहसन साहब हैं, वो मुजार अली अकबर नकवी साहब हैं, वो जनाब मुनीब अख्तर साहब हैं। सिस्टम ये जो हमारा इस वक्त का है उनको ऐसे ही लोगों की जरूरत है, वो जो हकीकी मानों में इंसाफ फराहम करने वाले हैं उनके लिए शायद सिस्टम के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और शायद जनाब मंसूर अली शाह साहब का ये जो अलविदाई खत था जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अदालती कार्रवाई के आखिरी रोज एक खत तहरीर किया है और इसके अंदर जनाब मंसूर अली शाह साहब जो है वो ये लिखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करता हूं। खत में जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस बात का भी जिक्र किया है, यह मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 को मेरे खत के मुंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। उनका यह भी कहना था कि मैं वाज़ेह करता चलूं कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तयन नहीं किया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर 3 जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। उनका यह भी कहना था कि मैं इन वजूहात की बिना पर खुद को अपने बेंचेस से अलग करता हूं, ताहम वसी तर अवामी मफाद में सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचों की नशिस्तों में शिरकत करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि सर थॉमस मोर कहते हैं जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। यह बात तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की 100% दुरुस्त है कि मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। काश 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 मोहतरम जज साहिबान और मोहतरम जज साहब के साथ जो दीगर जज साहिबान हैं वो भी इसी बात पर यकीन रखें कि तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती और तारीख़ ने किसी को माफ़ भी नहीं करना, चाहे वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह, चाहे वो जस्टिस आमिर फ़ारूक हो या ये जो जस्टिस एजाज साग या दीगर जो लोग हैं ये हों। तमाम लोगों ने आखिरकार एक ही पलड़े में आना है, एक ही वज़न में उनको तोले जाना है। काश कोई इस बात का भी इदराक कर ले। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।